अपना हिजाब उड़ाते हुए सड़कों पर उतर आई थी। एक तस्वीर आपको याद होगी कि शायद खमैनी थे जिनकी पोस्टर को जलाया जा रहा था, हाँ उनकी पोस्टर को जलाया जा रहा था, हाँ खमैनी, और हाथ में उस बच्ची की सिगरेट थी और वो बड़ी वायरल हुई थी, बहुत वायरल हुई थी। वो बहुत पावरफुल तस्वीर थी क्योंकि एक टाइम था जब रशिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग, सोवियत यूनियन का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ईरान पर था, और फिर वक्त आया जब जो वहां का शहंशाह था वो बड़ा लिबरल दिमाग का था, है ना। अमेरिका का इम्पैक्ट, नॉट रशिया। नहीं, सोवियत यूनियन का भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट। मैं जब हिजाब की बात कर रही हूँ और पॉप कल्चर की बात कर रही हूँ, तो मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जब सोवियत यूनियन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन पर था, जब महिलाएं जो है हॉट पैंट्स पहनी हुई घूमा करती थी, वहाँ पर छोटे छोटे बाल होते थे, बड़ा पॉप कल्चर हुआ करता था। फिर उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुई और परिवर्तन होते ही औरतों पर हिजाब लाजमी हो गया था, और उसके बाद से ईरान की औरतें लगातार संघर्ष करती आई। कभी ये संघर्ष ठीक से चला, कभी वो बीच में रुक गया, और उसके बाद दिसंबर का ये टाइम आया जब तादाद में महिला सड़कों पर उतरी, गाने लग गई थी, अपने बाल कतरने लग गई थी। बाल तब काटे जाते हैं, ईरान में एक कल्चर है, जब आप कब्र के पास जाते हैं तब बाल काटते हुए वो तस्वीर मुझे याद है, लेकिन आई एम नॉट टू श्योर कि वो कल्चर है क्या। लेकिन आज़ादी के तौर पर अपने चोटी को काट कर महिलाओं ने बताया था कि अब मैं इस बंदिश में नहीं रहने वाली हूँ। अब ये पूरे जो आप इस वक्त स्क्रीन पर ग्राफिक्स देख रहे हैं, कर्नल दानवीर आपको ये ग्राफिक्स एक्सप्लेन करने होंगे, एंड हम दोबारा रुक करेंगे बड़ी वाली स्क्रीन का, क्योंकि अमेरिका के सैन्य बेस और जहाँ जहाँ पर ये अटैक हुआ है उसका स्ट्रेटेजिक अब क्या रेपरकशन हो सकता है, हमें ये समझना होगा। ये है कतर अल उदैद एयर बेस जहाँ पर अटैक हुआ ईरान का। दिस इज द फर्स्ट वन, कतर। यहाँ पे इनके नेवल एसेट्स हैं, अमेरिका के नेवल एसेट्स हैं और एयर बेसिस हैं, और ये पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करते हैं। सिमिलरली कुवैत में एयर बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, मिलिट्री पर्सनल हैं। सीरिया के अंदर भी हैं जो कि इसमें नहीं है। जॉर्डन के अंदर है, एयर बेस है। इराक के अंदर एयर बेस और मिलिट्री बेस है। लाइकवाइज सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत महत्वपूर्ण एयर बेसिस हैं। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया की पूरी मिलिट्री का जो ब्रेन है वो अमेरिकन है, उनका पूरे हार्डवेयर की जो मेंटेनेंस है और ये सारी चीज़ अमेरिकन्स ही देखभाल करते हैं। तो अमेरिकन प्रेजेंस सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है। यूएई की बात करें तो यूएई के अंदर भी अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस मौजूद है, वहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट एयरबेस है, F-35 वहाँ पर भी स्टेशन है। तो इस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन एयर बेसेस और नेवल बेसेस हैं। बहरीन के अंदर उनकी 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, और इसलिए वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है और ईरान के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर अगर टारगेट्स की बात करें तो ये सारे के सारे एयर बेसेस जो हैं ईरान के काफ़ी नज़दीक हैं। मेरे जहन में ना एक चीज़ कर्नल दानवीर आ रही है, कतर इट्स अ मुस्लिम नेशन। मुस्लिम नेशन तो सारे ही हैं। एग्जैक्टली, आई मीन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। ईरान ऑफ कोर्स अ मुस्लिम नेशन। अब चल रहे हैं रमज़ान, है ना, एवरीबडी इज इन दैट मूड। हाँ, ये पूरा का पूरा रमज़ान वाला ये वो है पूरा, रोज़दार होंगे, ईद की तैयारियां दिमाग में चल रही होगी, तरावियां पढ़ी जा रही होंगी, है ना, ये सब वहाँ पर चल रहा होगा जी। और इसके बीच में अच्छा मुझे देयर वाज वन जेंटलमैन, हमारे जो खास मेहमान थे उनमें से एक, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं युद्ध में ये सब नहीं चलता है, पर आई थिंक मुस्लिम नेशंस में जब ये चल रहा है, सब जगह चलता है, कैसे नहीं चलता है? पता नहीं, ये तो आप ज़्यादा बता पाएंगे कि अगर युद्ध के मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नो, बट इज इट एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग दी लड़ाई के युद्ध के टाइम में क्या उस पर रियायत होती है? मेरे ख्याल से शायद ये भी होता है कि 30 दिन रोजे रखने होते हैं। हाँ। अगर अभी नहीं रख सकते तो बाद में रखें आप। आई डोंट नो आई हैव हर्ड इट। मतलब ये कॉम्पेंसेट कीजिए, क्योंकि युद्ध हो गया ना शुरू। नहीं तो अब आप बताइए कि कैसे आप। मेरा ये नहीं कहना है कि अब आप रोजे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जी, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पायस टाइम में, उस टाइम में ये चीज हो रही है। जैसे अभी जो हिंदुस्तानी मुसलमान व्यूअर हमें देख रहा होगा,
या मेरे पिता या कोई भी मुसलमान जब ये खबर पड़ेगा कि अरे बाप रे सऊदी अरब में अटैक हो गया, तो उसके जहन में सबसे पहले आएगा कि अच्छा वो जगह जहां मक्का है, जहां मक्का है, बिल्कुल बिल्कुल, वो जगह उसके लिए बहुत मुकद्दस, ये महीना भी मुकद्दस, वो इलाका मरकज है वो इस्लाम का, और वहां इस तरीके से ईरान ने अटैक कर दिया है, ईरान का हमला, सारे मुस्लिम मुल्क एक दूसरे से अब लड़ भिड़ेंगे, और वो भी रमजान के टाइम पर। रमजान के टाइम मेरे ख्याल से ऐसे तो नहीं होगा कि आपस में एकदम लड़ भिड़ेंगे, क्योंकि इतना अहमकपना कोई नहीं दिखाएगा। आप जैसे देखिए महबूबा मुफ्ती, वो कहती है कि मैं इस वक्त ईरान के लोगों के साथ हूँ। वो होना पड़ेगा भाई, उसका इतना बड़ा शिया बेस है श्रीनगर के आसपास। अंडरस्टूड, ठीक है, हाँ। मैं ईरान के लोगों के साथ हूँ। उसके ठीक बाद ईरान अटैक कर देता है कतर पर, सऊदी अरब पर। तो क्या आप अब आप किसके साथ हैं? अब मुश्किल पड़ गई। अब किसके साथ है बताइए? इसीलिए एज ए पॉलिटिशियन उन्होंने पहले तो उन्होंने कर दिया, उनको खटाक ऐसे खटाखट टाइप का, इसलिए एकदम से नी जर्क नहीं करना चाहिए था। हाँ। अब उन्होंने तो यकजहती दिखा दी अपने शिया भाइयों के साथ, जो श्रीनगर के आसपास बहुत बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। सिर्फ ईरान नहीं ना भैया, तो सब जगह भी है। हाँ नहीं, लेकिन वो तो अपनी पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं ना, उनको तो अपनी और क्या आप सऊदी अरब के लोगों के साथ नहीं है? अब उनके साथ में उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि असली मेजॉरिटी बेस तो आपका सुन्नी है। हाँ, फिर बताइए आप क्या करेंगे? लेकिन उनके लिए फिर यह है कि उन्होंने अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया है, आम सऊदी को टारगेट नहीं किया। ये उनके लिए एस्केप है अभी फिलहाल। ये बस एस्केप है ना? लेकिन यूएई ने प्रिसिशन नहीं था, हमने वो इलाके देखे जो कि आम लोग थे, हाँ शहरी इलाके थे, जो महिला भाग रही थी, वो अबू धाबी का वो था। तो ये सारी चीजें हैं, अब धीरे धीरे एकदम नी जर्क रिएक्शंस के साथ में पॉलिटिशियंस स्पेशली इंटरमिंगल्ड है ये सारी चीजें, मतलब इतना आसानी से आप इसको छोड़ दें, इसको आप ऐसे करके, और अब आप किसका सपोर्ट किसका करोगे? बताओ, तर्क वितर्क इतना आसान नहीं रहेगा ये। और वो जो है ना एकदम सब खड़े हो जाते हैं कि भाई हम तो गाजा के साथ खड़े हैं, हम तो ईरान के साथ। अब कहाँ खड़े रहोगे, किसके साथ खड़े? गाजा के साथ आप खड़े हुए, लेकिन आप अफगानिस्तान में जो 70 लोग मासूम मारे गए उसके साथ नहीं खड़े हुए। पाकिस्तान ने जब बमबारी करी 70 लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, महिला, उसके साथ आप नहीं खड़े हुए। 30,000 लोग वहां पे रिजीम ने मार दिए, तो आप ईरान के साथ नहीं खड़े हुए। और तो ये बहुत ही मिक्स्ड है, सिचुएशन के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप अपना नजरिया जो है पेश कर रहे हैं। क्या आप आप बदल रहे हैं, और क्या आप ह्यूमैनिटी के साथ हैं, क्या आप इंसानियत के साथ हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गजा के साथ बिल्कुल, मैं इसमें ये बिल्कुल बोलना भी चाहता हूँ, गजा के साथ भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई इतना प्लेन और क्लीन काम नहीं हुआ है। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। बट आपको सिचुएशन फिर सबके लिए एक ही टेम्पलेट यूज करना चाहिए। अगर आप वॉइस टू बी हर्ड हैं तो आपके लिए बराबर का टेम्पलेट। नो, बट हु डजंट स्टैंड विद द चिल्ड्रन ऑफ फिलिस्तीन? कौन नहीं? एवरीबॉडी स्टैंड्स, मतलब एवरीबॉडी स्टैंड्स। वो अहमक होगा जो ये कहेगा कि नहीं, हम फिलिस्तीन के उन मासूम बच्चों के साथ। और भारत जैसे मुल्क ने, जिसमें भारत को काफी क्वेश्चन किया कि भाई हम क्यों जा रहे हैं वहां पे उनको मिलने वगैरह वगैरह, तो किसी ने बहुत अच्छी डिटेल्स डाली कि भारत ने जब से गजा वॉर हुई तो गजा के लिए कितनी सारी इमदाद दी है वगैरह, हमने बहुत कितनी इमदाद दी है। तो ये भारत का भी एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है। और पर ये नहीं हो सकता है ना कि आप केवल गजा के बच्चों के साथ खड़े रहे, सिलेक्टिव नहीं हो सकता। और इजराइल में 7 अक्टूबर को जो अवन में फेंक दिए गए बच्चे, उनके साथ किडनैप हो गए बच्चे, उनके साथ नहीं। इंसानियत तो फिर दोनों जगह है ना, आपको इंसानियत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको यमनी बच्चे के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, अफगानी बच्चे के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, आपको सारे बच्चों के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। आप सिलेक्टिव फिर ये सिलेक्टिव नहीं हो सकती। वो चेक्स वाले स्कार्फ माथे पर बांध दिया और आपने कह दिया नहीं भाई हम तो इन्हीं के बच्चों को देखेंगे, और बाकी बच्चे लोहे के नहीं बने हैं, वो भी हाड़ मांस के बने हैं, और उन पर भी इसी तरीके के अटैक।